हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सबका स्वागत है हमारे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं आप ही के बीच में से एक ऐसे स्टूडेंट को जिसने ना ही सिर्फ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, बल्कि उसने CUET जैसे एक बहुत ही बड़े एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया और उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर किया। दोस्तों, CUET एक ऐसा एग्जाम है जो ना तो बहुत आसान कहा जाता है और ना ही बहुत मुश्किल कहा जाता है, लेकिन उसमें स्कोर करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूं आपके बीच के एक स्टूडेंट की, एक आपके साथी की, जिनका नाम है श्रेयांश जैन, जिन्होंने ना ही सिर्फ CUET जैसे एग्जाम को क्लियर किया, उसके साथ ही साथ इन्होंने IIT जैम जैसे बड़े संस्थान के एग्जाम को भी क्वालिफाई करा। आईआईटी में इन्होंने बहुत ही अच्छा रैंक हासिल किया और साथ ही इन्होंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, गोखले यूनिवर्सिटी हैदराबाद, टेरी, अंबेडकर, ना जाने कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिनको क्रैक करना हर एक स्टूडेंट के लिए सपना होता है। इन्होंने एक ही बारी में सारी यूनिवर्सिटी को क्रैक किया। चलिए, हम अपने साथ साझा करते हैं श्रेयांश जैन को, जिनसे हम कुछ बातें करेंगे और इनसे इनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए, इस मीटिंग का पर्पस आप लोगों के लिए बस इतना सा है कि आप श्रेयांश जैन को सुने, उनकी जर्नी के बारे में जाने, उन्होंने कितनी मेहनत करी, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करना आसान नहीं होता। सालों की मेहनत होती है, एक दो महीने की मेहनत नहीं होती, बहुत साल लग जाते हैं इस किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए, मैं आप लोगों के सामने लाता हूं श्रेयांश जैन को। श्रेयांश जैन, वेलकम है आपका सेमिकॉन क्लासेस पर। कैसे हैं आप, पहले बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मैं तो बढ़िया। थैंक यू, बहुत आपने मेरे बहुत को अच्छी इनवाइट बात। करा। और चलिए श्रेयांश जैन, ज्यादा इधर उधर की ना बात करते हुए हम सीधा बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। और सबसे पहले मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं, यानी आप खुद बताएं कि आपका किन किन जगह 2023 MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ और वहां पे आपकी क्या क्या रैंक रही या मार्क्स, अगर आप बताना चाहें बताइए। यस सर। सर सबसे पहले तो फेब में आईआईटी जैम का मैंने एग्जाम दिया। तो उसमें मेरा जो स्कोर था उसके बेसिस पे मैं क्वालिफाई कर गया आईआईटी कानपुर के सेकंड राउंड के लिए। क्योंकि फर्स्ट राउंड इस बार उन्होंने गेट और जैम के थ्रू लिया था। फिर मैं सेकंड राउंड देने के लिए उन्होंने आईआईटी कानपुर में ही बुलाया था। तो वो सबसे पहले क्लियर हुआ। बट उसी टाइम पर मतलब उसके बाद जो ये गैप था आईआईटी जैम और सेकंड राउंड के बीच में, तब मैंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। और वो क्लियर हो गया था तो फिर मैंने आपसे कॉल पे भी बात करी कि कौन सा यूनिवर्सिटी मेरे को प्रेफर करना चाहिए। तो रिसर्च, क्योंकि मेरे को आगे रिसर्च में जाना है, तो आपने बोला कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी लूँ, तो फिर मैं वहां पर चला गया। उसके बाद जब सीयूईटी का रिजल्ट आया तो फिर उसमें मेरे को फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर ही जेएनयू के अंदर सीआईटीटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मिल गए। भीमराव अंबेडकर डीटीयू में तो एडमिशन हो रहा था, पर फिर वो मैंने लिया नहीं। हैदराबाद ये सारे मैंने छोड़ दिए, क्योंकि मेन ऑप्शन मतलब दो ही रखने थे, दिल्ली स्कूल या जेएनयू। और फिर अब मैं फाइनली दिल्ली स्कूल को मैंने मतलब चूज कर लिया है। श्रेयांश जी, बहुत बड़ी बात होती है ये, मतलब आप यकीन माने, एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी को क्लियर करना मुश्किल होता है, आपने इतनी सारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्लियर करा। मैं सच में आपको हैंड्स ऑफ करना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात है। चलिए श्रेयांश जी, अब मुझे बताइए कि आपकी ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास में आपकी साइड कौन सी थी, कॉमर्स थी, साइंस थी, क्या साइंस, क्या साइड थी आपके पास। सर तो मैं एक्चुअली आगरा से हूँ, तो मेरी स्कूलिंग पूरी आगरा से हुई है। तो ट्वेल्थ ठीक में है। मेरे पास कॉमर्स मैथ्स थी। उस टाइम पर ठीक तो है। मैथ्स एक होती थी, एडवांस मैथ्स ही थी मेरे पास। तो मेरा जब ट्वेल्थ का रिजल्ट आया तो मैंने नॉर्थ कैंपस में रामजस कॉलेज को चूज किया। और रामजस से इकोनॉमिक्स ऑनर्स विद स्टैट्स माइनर मैंने परस्यू किया। तो रामजस के अंदर भी मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। और फिर मैंने आपसे कोचिंग तो मतलब काफ़ी पहले ही ले ली थी। नॉर्मली सब लोग थर्ड ईयर में लगाते हैं, बट मैं जैसा आपको भी पता ही है, मैंने सेकेंड ईयर जब स्टार्ट हुआ था, मतलब मिड से मिड जो थर्ड सेम होता है उसके मिड में ही मैंने कोचिंग ले ली थी। क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा मतलब मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा क्लियर था कि मेरे को आगे इकोनॉमिक्स को परस्यू करना ही है। आई थिंक आप कौन से, शायद आप जनवरी 2022 के जनवरी बैच के हो, राइट। यस सर।
हाँ तब यानी मतलब आपने। मैं उस वाले बैच में था जब जो लोग उस साल डीएससी के एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे थे, तो मैं उन्हीं के हम्म। साथ में मतलब पढ़ना मैंने हाँ स्टार्ट वो किया तो था। वो तो फिर आपने अपनी क्लासेस को उसमें कन्वर्ट कर लिया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपने बताया कि आप कॉलेज के अंदर भी थोड़ी अच्छी पढ़ाई करा करते थे, मतलब क्या ये सही माना जाए कि कॉलेज की पढ़ाई का भी हमारे एंट्रेंस में सिलेक्शन में काफी बड़ा रोल होता है? ये सब पूरा रोल होता है, क्योंकि अगर हम देखें जो सीयूईटी का पैटर्न है, वो हम्म। उसमें जो डीयू का सिलेबस है वो काफी कंसाइड करता है, खासकर जैसे इकोनॉमिक ऑनर्स जैसे अगर आप कोर्स से हैं। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई तो वैसे बेकार जानी ही नहीं है। तो इसीलिए कॉलेज की पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपका एक बार आप कॉलेज के एग्जाम के लिए फॉर एग्जाम्पल पढ़े हैं, और फिर जब आप कोचिंग में पढ़ेंगे या फिर कहीं खुद से भी पढ़ेंगे, तो उसमें आप जब पास्ट ईयर करेंगे तो थोड़ा अप्रोच चेंज होगा, पर कंसेप्ट तो सेम ही रहने हैं। तो जितनी बार आप कंसेप्ट पढ़ लेंगे, मेरे को लगता है कि जब एग्जाम का टाइम होता है, खासकर आईआईटी जैसा एग्जाम, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम हम्म। मिलता है। यूईटी में फिर भी टाइम ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको बहुत सारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर कम टाइम लगता है। जबकि फिर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिर आप उसको ज्यादा मतलब टाइम दे सकते हो बात के लिए। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कॉलेज में भी पढ़ाई करी थी, इससे मैं ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया। और कुछ बच्चों के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने छोड़े थे, तो मेरे पास ऐसी नौबत नहीं आई किसी भी एग्जाम में कि मेरे को क्वेश्चन छोड़ने पड़े। हम्म। मतलब ऐसा हो गया कि आपने एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन करी और साथ ही अपने कॉलेज को भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एंट्रेंस पे ध्यान दें, आप एंट्रेंस पे भी ध्यान दें, लेकिन जिस कोर्स में आप हो, यानी ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, उसको भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल श्रेयांश, ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है अपने जूनियर्स को। क्योंकि अधिकतर जूनियर्स या अधिकतर लोग स्टूडेंट ये सोचते हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कि कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दो और अपना एंट्रेंस के फोकस करो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इस चीज के बारे में। चलिए श्रेयांश, थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। श्रेयांश, जैसे कि आपने जैसे बताया आपने कि 2022 में आपने सेमिकॉन क्लासेस में एनरोल किया था, 1.5 ईयर में फिर आप पढ़ते गए, तो आपको पोर्टल दे दिया गया होगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मैं अपने स्टूडेंट से उन सबसे पूछता हूँ कि मेरे पोर्टल से उनको क्या फायदा हुआ, क्योंकि उसके रीजन ये नहीं है कि मुझे तारीफ चाहिए, नहीं। उसके रीजन ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे किस प्रकार इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और अगर मेरा पोर्टल अच्छा है तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि हाँ, मैंने जो आप लोगों के लिए मेहनत करी है वो रंग लाई है। तो पोर्टल में जैसे लाइव क्लासेस थी, वीडियोस थी, मॉक टेस्ट थे, पास्ट पेपर थे, असाइनमेंट था, दुनिया भर की जो चीजें थी, आपको उन सबसे कैसे कैसे फायदा मिला, एक एक करके मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके जूनियर्स के लिए, कि अगर वो सेमिकॉन क्लासेस में एनरोल्ड हैं, तो क्या सिर्फ सेमिकॉन क्लासेस में एडमिशन लेने ही काफी है, या फिर वहां पे पढ़ना भी काफी है, उनके रिसोर्सेज को यूज करना भी जरूरी है? बताइए इसके बारे में। सर तो जैसे हमारी लाइव क्लासेस तो बाद में स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले मेरे पास पोर्टल आ गया था जनवरी एंड के अंदर। तो जी। मेरे को पोर्टल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है वो ये था कि मेरे को कभी भी जो मेरी कॉलेज की पढ़ाई थी ऑनर्स की, और मेरी जो प्रिपरेशन थी वो मेरे लिए कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं रही, क्योंकि पोर्टल पे चीजें अपलोड होती थी। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं कॉलेज में हेल्प करती थी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे पहले कंज्यूमर थ्योरी से स्टार्ट करा, मैं सेम थ्री के मतलब जब एंड आने वाला था तब तक मैंने कंज्यूमर थ्योरी खत्म करी। तो मेरे को कॉलेज के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ा, मैं पास्ट ईयर्स इजीली सॉल्व कर लेता था न्यूमेरिकल्स। इसी तरह से इवन जो फिफ्थ सेम तक, जब हमारे पास मतलब एंट्रेंस का भी लोड था, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इंटर्नशिप भी कर रहा था, उसका भी मेरे पास प्रेशर था। तो एंड में भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पोर्टल पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के भी इतने सारे लेक्चर्स अपलोडेड थे। फिर उसके अलावा नोट्स थे, कि अगर मैंने एक दो चैप्टर के खुद के नोट्स नहीं बनाए तो मैंने पोर्टल से यूज कर लिया। तो जो सबसे मेजर बेनिफिट रहा, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ में जो प्रॉब्लम रही वो मेरे साथ नहीं रही। उन लोगों को कॉलेज और कोचिंग बिल्कुल अलग अलग उनका चलता था, पर मेरे साथ ये रहा कि मेरे को कोचिंग के कारण कॉलेज में बहुत ज्यादा हेल्प मिली, तो मेरे को कभी भी मतलब कॉलेज का एज सच कोई प्रेशर रहा नहीं। दूसरी चीज, मैं हर हफ्ते में ऑलमोस्ट आपको मतलब बताता था कि इस बार मैंने ये कंप्लीट कर लिया, अब मैं कैसे करूं। तो पास्ट ईयर्स तो मैंने स्टार्ट कर दिए थे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करे थे, बट प्रॉपर पास्ट ईयर्स तो बहुत बाद में, क्योंकि आपने उस टाइम पर मतलब सब लोग पास्ट ईयर्स करते थे डीएससी के, पर आपने बोला था कि इस बार जब पैटर्न पूरा ही चेंज हो जाएगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आए ही ना।
तो आपने मुझे तब बहुत पहले ही बोल दिया था कि एमएससी वाले पास्ट ईयर्स करो, गोखले वाले करो, दिल्ली स्कूल वालों पे थोड़ा कम फोकस करो। आपने ये चीज मेरे को 2-3 बार बोली थी, तो इसीलिए मैंने मतलब प्रॉपर दिल्ली स्कूल के पास्ट ईयर्स ऐसे टाइम बाउंड करके नहीं लगाए। मेरा मतलब कोशिश रहती थी कि मैं क्वेश्चंस देखूं कि गोखले में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आई बहुत डिफरेंट। और लास्ट में जब आपने कुछ क्लासेस ली जिसमें आपने बहुत ही डिफरेंट इंडियन इकोनॉमी की जो क्लासेस थी, उसमें तो आपने जो जैसे बुक्स के बारे में कराया, उस टाइम पे लग रहा था क्या ऐसी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मोक्षदम विश्वेश्वरैया ने कौन सी बुक लिखी। पर इस बार सीयूईटी में वो क्वेश्चन एक्चुअली में आए, तो उससे बहुत मेजर मतलब हेल्प मिली। सबसे पहले तो जो कॉलेज वाला ही इतना आसान हो गया, तो इतना मतलब कभी लोड रहा नहीं कि बहुत ज्यादा सारे शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो रहा है, या दिन में मैं बहुत बहुत टाइम तक लगा रहा हूँ मतलब इको ऑनर्स की या एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। एंड तक बहुत चिल होके मैंने मतलब पढ़ाई करी और इजीली होते गए, मतलब सारे एक एंट्रेंस हुआ फिर दूसरे के लिए और मोटिवेशन बढ़ता गया। मतलब आपका मानना ये है कि जितनी भी चीजें हमारे पोर्टल पे थी उन्होंने सब ने सपोर्ट किया आपके सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात आपने बोली। और ये जरूरी है। देखिए मॉक टेस्ट, जैसे कि आपको पता है कि आईआईटी जैम के मॉक टेस्ट, डीएससी के मॉक टेस्ट या सीयूईटी के मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं एक बात कहता था सब लोगों से, आप लोगों से भी, कि जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं दे रहा वो किसी भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। शायद ये बात सही साबित हुई। ये सर ये बिल्कुल मतलब सही साबित हुई, क्योंकि हमें ना बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें क्वेश्चन आते हैं, पर जब हम हम्म। वहां पर बैठते हैं मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने वहां पर बैठते हैं, वहां पर कहीं पे कैलकुलेटर भी नहीं होता। अब नॉर्मली हमने जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करा कैलकुलेटर से जल्दी से कर लिया, पर वहां पर एक टाइम का बहुत बड़ा रिस्ट्रेन रहता है। दूसरा, वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो हमें भी मतलब बहुत ये गलती, क्योंकि मैंने करी, मैंने सारे एग्जाम्स में ऑलमोस्ट ये गलती रिपीट करी कि मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट करे, जबकि मेरे को बाद में ये रियलाइज हुआ कि मतलब नहीं करने चाहिए थे। अगर मैं नहीं करता तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग से बच जाता। तो ये बहुत हम्म। बड़ा फैक्टर रहता है कि जब हम प्रॉपर मॉक टेस्ट करते हैं वो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसी इंटरफेस में जैसा इंटरफेस हमें वहां पे मिलेगा, तो उससे बड़ा फायदा होता है कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं उस टेंशन के लिए जो वहां पर होगी। और ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जैसे एग्जाम में नहीं होती, पर जो आईआईटी जैम होता है उसके अंदर ये टेंशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चन सीरियसली ऐसे होंगे जिसमें आपका टाइम लग जाएगा अच्छा खासा। इवन अनसीन पैसेज आ रहा है सीयूईटी में, तो अनसीन पैसेज भले इजी भी हुआ पर आपका टाइम तो वो खाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, बार बार आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको श्योरिटी के लिए भी एक बार और पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप जितना ज्यादा माइक्रो मैक्रो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में हम जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चलेंगे, उतना टाइम वहां पे हम बचा सकते हैं। क्योंकि मैथ्स तो टाइम खाने वाले ही है वहां पे, अनसीन पैसेज, लॉजिकल रीजनिंग, जो नई चीज है वो तो वहां पे टाइम लेंगी आपका पूरा। मैं समझ रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब कि स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें जो पेपर में फेस करेंगे, देखो ये तो जरूरी नहीं होता कि जो क्वेश्चन हम आपको मॉक टेस्ट में दे वो एज इट इज मिल जाए। एज इट इज तो कुछ भी नहीं मिलेगा जिंदगी में, लेकिन हाँ कुछ कुछ आसपास का मिलेगा। अगर क्वेश्चन एज इट इज भी ना मिले तो कम से कम वो एटमोस्फेयर तो मिल ही जाएगा पेपर से पहले, पेपर का एटमोस्फेयर के। अगर मान लीजिए मैंने 50 क्वेश्चन फेस करे, 30 क्वेश्चन हो रहे हैं टाइम के अंदर, तो क्या गिल्ट फील हो रहा है? गिल्ट तो फील पक्का होता होगा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके कि हाँ यार हाँ 50 में से 10 क्वेश्चन नहीं हुए, 15 नहीं हुए। ये जरूरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और दूसरी चीज सर मैं, इसमें भी मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा मुझे लगता है हेल्पफुल रहते हैं आईजीआईडीआर का जो जैसे बेसिक मैथ्स वाला पेपर है। क्योंकि पहले मुझे हम्म। लगता था कि हम इतने इतने ज्यादा क्यों मतलब सिंपल सिंपल मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम जब इको ऑनर्स में पढ़ते हैं तो प्रॉपर उसका इकोनॉमिक्स में इंटरप्रिटेशन ज्यादा पढ़ते हैं कि कैसे हम्म। अप्लाई करेंगे। पर जब आईजीआईडीआर के एग्जाम में हम बैठे, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली सॉल्व हो नहीं रहे थे। हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ा या फिर बैकवर्ड अप्रोच लगाना पड़ा, तो कोई दूसरे तरीके से सॉल्व करने पड़े। तब बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से ऐसे रहे जो हम जब मॉक टेस्ट में सॉल्व करते थे, तो बिल्कुल सेम तो ऑब्वियसली नहीं, पर हाँ रिलेटेड थे। तो उस टाइम पे जैसे हम करते थे ना कि हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, तब दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करता है कि अरे इतना दिमाग हम क्यों लगा रहे हैं, डायरेक्टली दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो उस हम्म। मेजर बेनिफिट जो ऐसे वाले एग्जाम होते हैं, गोखले के अंदर भी मतलब बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सीधे ट्रिक से, जैसे ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा बड़ा ही होता है हमेशा। अगर ये चीज हमें पता है तो हाँ आप उस क्वेश्चन को एकदम से सॉल्व कर सकते हो, बिना फॉर्मूला लगाए या बिना पेन उठाए भी। बिल्कुल 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 सही सजेशन। आप इनडायरेक्टली आप अपने जूनियर को सजेशन भी देते जा रहे हो कि जो वो अपनी पढ़ाई करेंगे तो किस प्रकार पढ़ाई करें। मेरा अगला आपसे वही क्वेश्चन था। अच्छा एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जैसे पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, सुबह से शाम तक क्लासेस होती है, फिर यूट्यूब पे भी एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप रिप्लाई, बहुत चीजों में हम ऑक्यूपाइड रहते हैं, फिर फैमिली भी साथ में हमारे
तो आपका फिर भी मेरे साथ में बॉन्ड कैसा रहा, मतलब ऐसा भी होता है जरूरी, क्योंकि ये भी मैं जानना चाहूंगा। कभी कभी स्टूडेंट का सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन उसके मन में एक बात रह जाती है कि सर मैंने जब जब आपको ढूंढा या जब जब आपको बात करने की कोशिश करी, आप अवेलेबल नहीं थे। माना कि आपका पोर्टल बहुत अच्छा था लेकिन आप अवेलेबल नहीं थे। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसमें कुछ नाराजगी है मेरी साइड से कि जब जब आपको जरूरत पड़ी मेरी और मैं था या नहीं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं बताएं सबको, व्यूवर्स को। सर मतलब ऐसा तो नहीं हो, क्योंकि मतलब मेरा जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद तक अभी भी मतलब आपसे मैं कांटेक्ट में हूँ। किसी भी चीज़ से हम्म। पहले मैं आपसे एक बार पूछता हूँ कॉलेज कौन सा लेना है, या फिर सीआईटीडी और डीएससी के बीच में भी इतने देर तक मतलब मैं सोचता रहा, फिर आखिर में मैंने आपसे पूछा। तो बॉन्डिंग तो हमारी इसीलिए भी अच्छी रही क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते रात को 11-11 बजे तक मैंने आपसे बात करी है फोन पर कि कैसे करना है, मेरे को इस चीज़ की टेंशन हो रही है, या फिर अभी तो एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आप बहुत बार कहते थे कि अभी तो एग्जाम पे फोकस करो, ये सब छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। तो मतलब एक जो वो रहता है ना कि किसी भी टाइम पर आप अवेलेबल रहे, क्योंकि इतने रात तक नहीं तो मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने दूसरी जगह से जैसे वो पढ़ रहे थे, तो एक मेजर प्रॉब्लम रहता था कि डाउट सेशन जैसे कभी रह गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप डाउट में नहीं पूछ सकते। अगर आपके दिमाग में कोई दूसरी टेंशन है तो आप वो डाउट में नहीं पूछ सकते, वो आपको 1-to-1 डिस्कस करनी पड़ती है कई सारी चीजें। और इवन सिलेक्शन होने के बाद भी जब लगातार एग्जाम होते हैं तो बहुत बार तो ऐसा फटेक होता है कि अब हम क्यों दे रहे हैं इतने एग्जाम। शिव नादर भी है, अशोका भी है, मैंने तो उनका मतलब नहीं दिया था एंट्रेंस, रजिस्टर ही नहीं करा था। पर जब लोग बहुत सारे देते हैं तो एक दिमाग में फटेक भी आता है कि अरे मतलब बहुत बोर हो गए, अब तो अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो मेरे को लगा कि उसके लिए तो आप हमेशा थे। और इवन डीएससी सेम वन में अभी भी आप स्टार्टिंग से, जब ओरिएंटेशन नहीं भी हुआ था तब से आपने पहले से ही बता दिया था कि अभी कुछ मत लेना, ये लोग सिलेबस चेंज करते रहते हैं। नहीं तो मैं तो पहले ही दिन मतलब बुक्स वगैरह लेने जा रहा था। तो मुझे लगता है कि वो बॉन्डिंग तो अच्छी रही, और आगे भी मतलब ऐसे चलती रहेगी, अभी डीएससी में भी, डीएससी के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं बता देता हूँ, मैं अराउंड 2012-13 से पढ़ा रहा हूँ और डीएससी सेम वन को 2015-16 से पढ़ा रहा हूँ। हमारे आप जैसे स्टूडेंट इतने सारे हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचे हैं, इंडिया से बाहर भी गए हैं, कुछ लेक्चरर बने हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं। तो आज भी उनका मेरे पास कॉल आता है, बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा समय नहीं होता है मेरे पास सबसे बात करने का, लेकिन मैं फिर भी टाइम निकाल के बात करने की कोशिश करता हूँ। तो जो आपने कहा कि सर अभी भी आप कांटेक्ट में हो, तो हाँ, लोगों के कांटेक्ट में अच्छा लगता है जब मैं लोगों के कांटेक्ट में होता हूँ। अप्रिसिएशन लगता है मुझे खुद को, मतलब ऐसा लगता है कि मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो और जॉब में अगर आपको ये लग रहा है ना कि बस टाइम पूरा कर रहे हो, तो वो जॉब बेकार है। मुझे लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि आप एक इकोनॉमिक्स बनने वाले फ्यूचर के, अगर आप अच्छे इंसान बनोगे फ्यूचर इकोनॉमिक्स के साथ साथ, तो आप हमारे भारत के लिए भी एक सही कैंडिडेट साबित हो पाओगे, एक अच्छे पॉलिसीज बन पाओगे और आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हासिल कर पाओगे। और बिल्कुल मेरा साथ तुम्हें और जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है सबके साथ में है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आखिरी क्वेश्चन है वो। देखिए अभी तक आपने सिर्फ सेमिकॉन से रिलेटेड बात करी है कि सर सेमिकॉन में ये, सेमिकॉन में वो। मैं एक पर्सनली लेवल पे जानना चाहूंगा, जो कि मेरे व्यूवर्स भी जो जूनियर्स हैं आपके, वो सब जानना चाहेंगे। अगर कोई बंदा सेल्फ स्टडी करना चाहे, वैसे तो सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होना मुश्किल होता है, रीजन ये नहीं है, मैं खुद कहता हूं कि रीजन ये नहीं है कि सेल्फ स्टडी वाले बच्चे बेवकूफ होते हैं या उनको कुछ नहीं पता होता। पता सब कुछ होता है, लेकिन एक कंपटीशन लेवल होता है। मान लो आप हो और एक आपका दोस्त है, आपने गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन करी, आपको दोस्त ने विदाउट गाइडेंस करी, तो जो चीज आपने जल्दी कर ली वो चीज उसने देर से करी। तो विदाउट कोचिंग का ये फर्क होता है। लेकिन मैं फिर भी, देखिए मेरा उद्देश्य यही है कि मैं भारत के हर उस स्टूडेंट की सक्सेस चाहता हूं जो अफोर्ड कर सकता हो या अफोर्ड नहीं भी कर सकता। जरूरी नहीं है, हर किसी के पास पैसे नहीं होते, हर कोई नहीं पे करना चाहता। बिल्कुल सच बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को बताएं, यदि उनके पास अफोर्डेबिलिटी का इशू है, यदि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी क्लास नहीं किसी की भी क्लास, तो वो क्या बुक्स को रेफर करें। कि मैं ये नहीं कहता हूं कि विदाउट कोचिंग सिलेक्शन हो जाएगा, और ये भी नहीं कहता हूं कि विद कोचिंग 100% सिलेक्शन होता है। दोनों बातें गलत है, दोनों बातें सही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चे का सिलेक्शन अगर ना हो, 1% बता रहा हूं, चाहे कोई भी हो, तो गैप बहुत बड़ा ना हो। जैसे मान लो कट ऑफ है 62, तो गैप हो 50 प्लस का गैप हो, मतलब एग्जांपल 55, 58, 60 तक के मार्क्स हो बंदे के। मान लो कट ऑफ अगर 62 है, ऐसा ना हो कट ऑफ 62 है, 62 है और मार्क्स आ रहे हैं 20,
ये चाहता हूँ कि तुम एक ऐसी अपने रेफरेंसेस समझाओ, बताओ, बुक्स का रेफरेंस बताओ, अपार्ट ऑफ सेमिकॉन क्लासेस। ठीक है, सेमिकॉन क्लासेस से हटके कुछ बताओ कि लोग विदाउट कोचिंग भी कुछ ना कुछ तो कर पाए, कुछ ना कुछ तो कर पाए, बताओ इसमें। फिर जैसे एक माइक्रो तो मैक्रो से रेफरेंस बताओ सब्जेक्ट वाइज। पिछले वाले पॉइंट में मैं एक बात और ऐड करूंगा, मतलब जो मेरे को हमेशा ऐसे याद रहेगी। जब मैंने नया नया बैच लिया था फेब में, आपकी फैमिली फंक्शंस वगैरह थे, आप बहुत सारी चीज़ों में बिजी थे। तो उस टाइम पर भी मतलब आप डेली एक वीडियो डालते थे कि लोगों को मतलब टेंशन ना हो। तो वो जो चीज़ थी, मतलब आपकी भी मतलब लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, पर फिर भी मेरी आपने शादी हुई मतलब थी। हाँ, आपकी मेरी शादी शादी हो हुई गई थी। थी। आपकी शादी थी और बीच में आपकी तबीयत, उसके बाद एक बार तबीयत भी खराब हुई, लेकिन आप मतलब हाँ। वीडियो डाल देते थे कि टेंशन ना हो किसी को भी, कि अभी नहीं तो 10-15 दिन के बाद। और जैसे ही मतलब वो सब खत्म हुआ, आपने बोला कि मैं 5-6 फरवरी के बाद फ्री हो जाऊंगा। और उसके बाद फिर वो 7-8 से फिर प्रॉपर जैसे पहले जैसा सब कुछ शुरू हो गया। तो वो एक चीज मतलब मेरे को, जब तो मैं 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 बहुत नया मैं था। मैं बीच में एक बात के लिए तुम्हें टोकूंगा, क्योंकि वैसे तो तुम बहुत छोटे हो, लेकिन बड़े हो चुके हो, 18 प्लस हो, तो शायद समझ पाओ। मेरे को बेबी भी हो गया, बट मैं हनीमून पे भी नहीं गया अभी तक। मतलब जनरली हर कोई क्या करता है शादी के बाद में, हनीमून इन व्हाट सेंस, तो घूमना, वाइफ के साथ घूमना, एक एक पार्टनर बनाया आपका। मेरी वाइफ आज भी नाराज है मुझसे इस बात पर कि शादी को 2 साल होने वाले हैं, बेबी भी हो गया मुझे, लेकिन मैं अपनी वाइफ को दिल्ली से बाहर तक लेके नहीं गया। और वो क्यों, क्या रीजन, एकमात्र रीजन, मेरी ड्यूटी। मुझे लगता है कि शायद, मैं सोचता हूँ कि कभी जिंदगी में मौका मिलेगा, कभी आप लोगों से मौका मिलेगा, तो मैं जरूर चाहूंगा कि तुमने कहा ना कि मैं अवेलेबल। मेरी 3 फरवरी की शादी थी और मैंने 8 फरवरी से क्लास लेनी, और मेरा 3 फरवरी की शादी थी और 7 फरवरी का मेरा रिसेप्शन था, और 8 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, यानी एक दिन का भी गैप नहीं लिया था। वो बीच में आई, तुम छोटे हो लेकिन मुझे अजीब लगा बताना, पर मुझे लगा कि चलो बता दो, समझदार तो हो, कभी ना कभी तो शादी तुम भी करोगे। ठीक है। हाँ, अब मैं चाहूंगा कि आप रेफरेंसेस बताओ अच्छे वाले, जो सबके फायदेमंद हो। यस सर। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो थ्योरी, आपको थ्योरी जितना हो सके उतनी स्ट्रांग करनी है, क्योंकि आप पेपर धीरे धीरे करके बहुत थ्योरेटिकल होता जा रहा है। हम्म। सीयूईटी और सीयूईटी के अलावा आईआईटी में हर पेपर में ऑलमोस्ट थ्योरी का एक अच्छा खासा ऑप्शन है। दूसरी चीज मुझे ये लगा कि अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, क्योंकि हमारा जो आईआईटी कानपुर का पेपर 2 था, वो पूरा का पूरा ट्वेल्थ पर बेस्ड था। तो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, आपने बस आपने मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके देख लिए हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन ही आप देखते जा रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर क्वेश्चन, अगर बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो थ्योरी पर फोकस करना चाहिए, साथ के साथ हमें पास्ट ईयर्स खरीद के रखने चाहिए सारे के सारी यूनिवर्सिटी के। बहुत ठीक इजीली है। यहाँ पे फोटोकॉपी शॉप्स में मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाते हैं। तो उससे ये फायदा रहता है कि एक दिमाग में आइडिया लग जाता है कि इस तरह से हमें पढ़ना है, कि हमें अगर कोई चीज अंडरलाइन करनी है वेरियन में, स्नाइडर निकोलसन में, तो क्या क्या चीज हम अंडरलाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने जैसे पढ़ भी लिया, ये चीज आप भी बोलते थे, पर क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, जब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा ना, तो पढ़ने का फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट एम तो है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन अगर वहां पे सॉल्व नहीं हो तो कोई फायदा नहीं। तो मैंने सबसे पहले माइक्रो से स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे को कंज्यूमर थ्योरी और खासकर जो ये मार्केट फेलियर जनरल इक्विलिब्रियम था, वो यूनिट पसंद थी। तो मैंने हॉलर वेरिएंट से स्टार्ट करा। फिर जब आपने बोला कि नहीं एक बार स्नाइडर एंड निकोलसन पढ़ने जैसी है, तो मैंने सेकंड राउंड में स्नाइडर एंड निकोलसन पूरी पढ़ी। फिर मैंने हॉलर वेरिएंट को पढ़ना बंद कर दिया। मुझे मैक्रो थोड़ी कम पसंद थी, खासकर आईएसएलएम वगैरह। पर मुझे लगा कि अगर वो मेरे को कम पसंद है और मैं उसको एंड में करूंगा, तो हो सकता है वो इतने अच्छे से ना हो पाए, क्योंकि वेटेज ऑलमोस्ट हमें नहीं पता कि किस चीज की वेटेज कितनी आएगी। तो मैंने इसीलिए मैक्रो साथ साथ स्टार्ट कर दिया था, और उसके साथ में मैं मैथ्स और स्टैट्स पे फोकस कर रहा था। क्योंकि मुझे लगता है कि स्टैट्स में फॉर्मूला इतने हैं कि हम अगर उसको जितना एंड में करेंगे, जितना ज्यादा उन फॉर्मुलों को वहां पे याद रखें कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला है या गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला है, तो वो उतना अच्छा रहेगा। जबकि मैथ्स एक ऐसी चीज है, वो अगर एक बार कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन है, तो वो बार बार उसमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। कुछ फॉर्मूले मैथ में भी हैं, जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में, पर स्टैट्स में बहुत ज्यादा ही फॉर्मूले हैं, खासकर डिस्ट्रीब्यूशंस वाले पार्ट के अंदर या इकोट्रिक्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली सबसे पहले वेरियन निकोलसन जैसी बुक से मतलब पूरा थरली 2 बार 3 बार रीड करो, और उसको उसके बाद देखो साथ के साथ पास्ट ईयर्स में कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जो डीयूईटी का पैटर्न था वो नहीं, जो एमएससी का पैटर्न है, गोखले का पैटर्न है, या इस साल के जो पेपर हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ, आईआईटी कानपुर के पेपर, आईआईटी जैम का पेपर हुआ, उसके बाद कानपुर का भी पेपर किस तरह से हुआ, क्योंकि कानपुर का पेपर ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट था। अगर किसी का कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, तो वो नहीं निकाल पाते, क्योंकि उसमें जो चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो चीज पूछी नहीं गई।
उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बहुत बेसिक लेवल की मैथ्स पूछी थी, मतलब बेसिक इन द सेंस कि जो 12th लेवल की मैथ्स थी, पर हाँ जो वहाँ पे क्वेश्चंस आए थे वो टफ थे। और इसी तरह से माइक्रो के क्वेश्चंस काफी इजी थे वहां पर, लेकिन टाइम बेस्ड भी था एग्जाम। तो जितने हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे, कल को कोई दूसरा पैटर्न बदलता है किसी और यूनिवर्सिटी का, तो हमारे पास बिल्कुल। ऑप्शन रहेगा। और इसके अलावा मेरी एक सीनियर ने मतलब मेरे को ये बार बार एडवाइस करते थे कि आप सारी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरते हुए चलो, क्योंकि एंड तक आते आते नो डाउट स्ट्रेस होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि मतलब कुछ अगर अनप्रिडिक्टेबल होता है तो अपने बैक पर मतलब ऑप्शंस रहने चाहिए। इसीलिए मैंने उस टाइम पर भी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, जबकि सीयूईटी का रिजल्ट जिस दिन मैं गया उसी दिन आ गया था। पर मैं वहां पर फीस पे कर चुका था, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होगा। जब इस बार इन्होंने जैसे परसेंटाइल भी नहीं दी, ना रैंक दी, तो कुछ आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेशन थी कि डीएससी मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रिपेयर इस तरह से करना है जब स्टार्टिंग करनी है प्रिपरेशन की, कि कंसेप्ट पे फोकस करना है। पर जैसे जैसे एग्जाम्स नियर आए, फॉर एग्जांपल अब आईआईटी जैम फेब में होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी एंड तक होता है, तो फिर पूरे जनवरी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है। फिर उसमें स्टैट्स के क्वेश्चंस पर, स्टैट्स के फॉर्मूला पर। अब आईआईटी जैम जब हो जाएगा तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारा आप रिवाइज कर चुके होगे। तो फिर सीयूईटी के लिए रिवाइज दोबारा इतनी एफर्ट्स उस समय नहीं लगेंगे जब आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस को देने जाओगे, क्योंकि उसके अंदर इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे भी नहीं जाते। तो इसीलिए स्टार्टिंग जब करें, मतलब जब एक साल पहले स्टार्टिंग कर रहे हो, तब तो सारी की सारी बुक्स पे फोकस करो, नोट्स बनाओ, सब कुछ करो। पर जैसे जैसे एग्जाम्स नियर आ रहे हैं तब पास्ट ईयर्स पे फोकस करना है। क्योंकि मुझे याद है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का जब एंट्रेंस था, तो मेरे पास में एक श्री राम कॉलेज की कोई लड़की थी। तो उसने बोला ये सारे क्वेश्चन, इसके आंसर तो यही होगा, और वो करती जा रही थी। मैंने कहा ऐसे मतलब बिना पढ़े बिना पेन उठाए कैसे करिए? तो वो बोली कि ये सब तो पास्ट ईयर से आए हैं, मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा। तो चार पांच छह क्वेश्चन हर एग्जाम में ऑलमोस्ट रिपीट हुए पास्ट ईयर से। तो अगर इतना भी रिपीट हो रहा है, अगर एक दिन पहले पास्ट ईयर करा है, और वहां पर चार क्वेश्चन तुम बिना देखे भी टिक कर पाते हो, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने और बहुत अच्छा सजेशन है आपके जूनियर्स के लिए। और श्रेयांश, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आपके साथ बात करके हमें अच्छा लगा, और आइंदा के लिए भी आपकी जो बातें हैं ना वो मुझे भी अच्छी लगी, क्योंकि आप एक तो मेरे स्टूडेंट हो इसलिए भी, और प्लस एक आप एक बहुत अच्छी जगह पर हो। इस संसार में से दो ही लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी पे खुश होते हैं, एक आपके माँ बाप जो कि पेरेंट्स, और दूसरा आपके गुरु जो कि कोच हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो। तो दो ही लोग खुश होते हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और बस मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत और भी अचीवमेंट करो। ये तो एक अचीवमेंट है और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, और हमारा सपोर्ट आपके साथ में हमेशा है। ठीक है श्रेयांश, अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी समय ले चुका हूँ। और आप जिस जगह पर हो आपका टाइम बहुत हेक्टिक होता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का। ठीक है श्रेयांश, ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए। थैंक यू सर। और बस, थैंक यू श्रेयांश, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।